नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी यात्रा जारी, चारधाम की तैयारी। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही चारधाम की शीतकालीन यात्रा को भी शुरू करने जा रही है और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों के किराए पर 10% छूट भी देने जा रही है। बताते चले कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। तो वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री धामी जल्द ही शीतकालीन यात्रा को शुरू करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री के दावे हवाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले भी शीतकालीन यात्रा शुरू करने की बात कह चुकी है, लेकिन धरातल पर ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चारधाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। उनका कहना है कि यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू करेंगे। बताते चले कि साल की चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है और इसी साल की यात्रा में करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। अब सवाल ये कि क्या सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं? आखिर क्यों कांग्रेस मुख्यमंत्री के दावे पर भरोसा नहीं कर पा रही है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अब 12 महीने दर्शन की सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की धामी सरकार अब शीतकालीन यात्रा पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों के किरायों पर 10% की छूट भी देने जा रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी पर लगी है, जबकि धरातल पर ऐसा होना नहीं है। एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं। इस सरकार के बस का ही कुछ नहीं है। शीतकालीन यात्रा जो है वो सिर्फ अखबारों की शोभा बढ़ाता है या इनकी विकास पुस्तिकाओं की शोभा बढ़ाता है या फिर मंचों से इनकी भाषणों की शोभा बढ़ाता है। हमने शीतकालीन जो है यात्रा होते हुए आज तक देखी नहीं। अपने को प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार ये कहते हैं, तो ये बताएं ना कि आखिर कहाँ क्या दिक्कत है। देवता नीचे उतर के अगर दूसरे स्थान पर लाए जा रहे हैं तो बाकी के 6 महीने वहां दर्शन कराए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपने यदि ऑल वेदर रोड का इतना गुणगान किया है तो अब उसको उपयोग में भी तो लाइए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शीतकालीन प्रवास की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ करेगा। इससे पहले कई बार हमने संगठन को ये निर्देश देते हुए मंत्रियों को और सांसदों को देखा कि आप रात्रि प्रवास पर गांव-गांव जाइए, कोई मंत्री नहीं गया। फिर सांसदों को गांव गोद लेने के लिए कहा गया, किसी सांसद ने गांव गोद लिए भी तो उसके लिए कुछ किया नहीं। देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन यात्रा की पक्षधर रही है और उसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए। मैं मुख्यमंत्री जी का
और टूरिज्म मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उसके लिए एक नीति बनाई है। आज तो उसकी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अब पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन रहा है जो हर चाहे साहसिक पर्यटन हो, चाहे धार्मिक यात्रा, उसके लिए एक बहुत अच्छा केंद्र है। और किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर उस श्रेणी में आगे रहता था, कश्मीर की तुलना में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका संकेत बहुत जल्दी आप सबके सम्मुख होगा। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। देश की आर्थिक मजबूती में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। बता दें, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चार धाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि वह खुद 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है, न चिकित्सकों की व्यवस्था, न अन्य मूलभूत सुविधाएं। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और उसके लिए जो भी कुछ करना संभव है वो सब करना चाहती है। और वहीं कांग्रेस हर काम में केवल और केवल रोड़े अटकाना, उसमें मीन मेख निकालना और कमियां निकालने का काम करती है। और मुझे लगता है कि जनता ने भी उन्हें इसी लायक अब छोड़ दिया है। अब वो विरोधी दल बनने लायक भी बची नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चार धाम यात्रा में प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। इसके साथ ही अब सरकार 12 महीने चार धाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के दावे कब तक धरातल पर उतरते हैं। आखिर क्यों विपक्ष सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर रहा। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में प्रभा बंधूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रमोद परवान साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। और आगे हमारे साथ में इसी कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे संतोष त्रिवेदी जी, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ धाम से। और साथ ही कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन मेहमानों को भी जोड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम कर लेंगे आज प्रभा जी के साथ में। प्रभा जी, देखिए, ठीक है, चार धाम की यात्रा अगर पूरे साल के लिए हो, इसमें कोई बुराई नहीं है और शीतकालीन यात्रा की आप जो बात कर रही हैं, लेकिन मैडम अभी जो यात्रा संपन्न हुई इसमें हमने देखा कि एक तो इस बार यात्रियों की संख्या कम हो गई और यात्रा में न जाने कितनी अव्यवस्थाएं सामने आई थी। कितनी जगह पर एक तरफ मार्गों को लेकर समस्या थी, एक तरफ जो पुराने मार्ग बंद हैं उनको लेकर चर्चा हो रही थी। मैम, अभी सिर्फ जब 6 महीने के लिए यात्रा होती है तब चीजें पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं और ऐसे में अगर शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो जाएगी तो क्या वो सफल हो पाएगी? क्या उसमें यात्रियों के, श्रद्धालुओं के लिए समस्याएं नहीं होंगी? ये सुनिश्चित कौन करेगा और कैसे आखिर उसके बारे में विचार फिलहाल किया जा रहा है, वो तब जब पहले ही दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा को भी हरी झंडी दे दी है
और बहुत जल्द ही वो इस यात्रा के प्रति जिस प्रकार वो संवेदनशील हैं, उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ एक चर्चा भी करी है, बैठक भी इस बारे में ले ली है। तो ये बहुत ही अत्यंत सराहनीय कदम है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी, जो आपने श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में पिछली बार की यात्रा के बारे में पूछा, तो मैं कहूंगी ऐसा नहीं है कि यात्रा में श्रद्धालु कम आए हैं। आपको ये पता है कि पिछली बार भी जब यात्रा जब जुलाई में दैवीय आपदा आ गई थी, जिसके बारे में कोई भी सुनिश्चित नहीं पहले से कह सकता है कब क्या हो जाए वहां पर, उसके बावजूद भी इस बार, पिछली बार 20 लाख श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पर, तो इस बार 18 लाख श्रद्धालुओं ने उसके बाद भी वहां पर दर्शन किए थे। जबकि इस बार 2 महीने के बाद यात्रा शुरू हुई थी, बीच में इतने व्यवधान भी आए थे, तो वो वहां की व्यवस्थाओं का ही हम कहेंगे परिणाम था कि इतने अच्छे से श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बढ़ी है, कम नहीं हुई है। दूसरी बात, जो शीतकालीन यात्रा शुरू करने की बात है, उसके बारे में आपको ये कहना चाहूंगी, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही समीक्षा बैठक कर ली है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। और मैं एक चीज इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि अब अगर 2 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले भी ये बात हुई होती, तो शायद इस विषय पर हम ये कह सकते थे कि क्योंकि शीतकालीन है, मौसम वहां पर थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो व्यवस्थाओं को इतना सुचारू रूप से चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन आज के दौर में जो हमारे केंद्र में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का केंद्र से हमें आशीर्वाद है, उत्तराखंड हम कहेंगे हमारे राज्य को, और उनका खुद का विशेष लगाव हमारे धामों के प्रति है, और जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्यों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की सरकारों ने वहां पर काम किया है। चाहे आप देखिए श्रद्धालु आते हैं तो उनकी क्या बुनियादी जरूरतें होती है कि वो सुगमता से वहां पहुंच सके। उसके लिए आज आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, हेली सेवाएं देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, ऑल वेदर रोड वहां पर है, और हेल्थ सेक्टर में आप देख लीजिए कितने मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तराखंड में खुल गए हैं, और अगर इमरजेंसी कोई आती है उसके लिए भी हेली एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं हमारे राज्य में उपलब्ध है। और ये सब बेसिक जो प्राथमिक सुविधाएं हमने श्रद्धालुओं को दी हैं, जो कि एक राज्य के विकास के रूप में हम जिसे देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार शीतकालीन जो हमारी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा होगी, उसमें ऐसी कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। दूसरा, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यात्रा साल भर चलनी चाहिए, जैसे हमारे उससे लोगों की यात्रा एक सनातन संस्कृति जो है वो उसको अच्छे से, मतलब लोगों की श्रद्धा इसमें बढ़ती है। वो तो पूरे विश्व पटल पर आज देखिए लाने का काम किसने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। पहले हमें लगता था 6 महीने पूजा होती है, लेकिन अब पूरे साल भर जब यात्रा चलेगी तो हमारे जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं सबसे ज्यादा उनको रोजगार भी मिलेगा, और इस श्रद्धालु जब वहां पर आते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी जरूरतें उन पर टिकी भी होती हैं, तो उनका समाधान भी निकलेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है। और अब मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि हमने विकास के और श्रद्धालुओं की जरूरत की जो भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, उस विकास की तरफ हम पहले ही अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्याएं हमारी सरकार के सामने आएगी। फिर भी अगर जब यात्रा शुरू होती है, कोई हमें ऐसा लगता है कहीं पर कुछ सुधार होना चाहिए, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तराखंड राज्य के साथ हमेशा रहेगा, और जो हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, तो ऐसा कोई व्यवधान आएगा मुझे नहीं लगता है। बाकी बाबा का आशीर्वाद सबके साथ है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, लेकिन देखिए तैयारियां सरकार और प्रशासन को जब तक पूरी नहीं कर लेनी चाहिए तब तक कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के साथ में खिलवाड़ होगा, और जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। प्रमोद कपरवान साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि तैयारियां पूरी नहीं है, बावजूद इसके एक तरफ साल भर के लिए चारधाम यात्रा की का जो मन है वो बना रही है सरकार और प्रशासन। क्या लग रहा है दिक्कतें कहां पर, किस स्तर पर आ रही हैं, क्यों आखिर ये नहीं होना चाहिए? एक तरफ हम सरकार से सवाल उठाना तो ठीक है, सरकार से हम ये पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि आप तैयारियों को ठीक करिए, लेकिन क्या इस यात्रा को साल भर के लिए करने में कोई समस्या आपको लग रही है? और ये बिल्कुल ठीक बात है कि चारधाम की यात्रा को सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी यात्रा माना गया है और सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। तो ऐसे में लोग हैं जो आना चाहते हैं, लोग हैं जो चाहते हैं कि हमेशा के लिए द्वार खोले, पट खोले, तो क्या उस आस्था को ध्यान में रखना नहीं चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो ये शीतकालीन यात्रा का जो आगाज आपने किया है, और निश्चित रूप में देर आए दुरुस्त आए, मुख्यमंत्री जी को 1 साल पूरा जो है इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की सोचने में लग गया। कांग्रेस यात्रा का विरोध नहीं करती,
आपको मैं बताऊं कि मैं अभी आपके चैनल पे अपने लोगों को सुन रहा था, तो कांग्रेस यात्रा का विरोध नहीं कर रही है। यात्रा बिल्कुल चलनी चाहिए। देखिए, पिछले साल जब जो यात्रा के लिए परम पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और मुझे सौभाग्य मिला कि हर्रावाला में जब वो जो है शीतकालीन यात्रा को लेके जा रहे थे, तो हर्रावाला में उनके पाद प्रक्षालन करने का अवसर मुझे भी मिला। तो ये जो हमारे सनातन संस्कृति के जो सबसे बड़े गुरु हैं, तो सबसे बड़े जिनको हम सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में हम उनको मानते हैं, उनका निरंतर प्रयास रहा है कि चार धाम यात्रा पूरे 12 महीने सुचारू रूप से चले। और अब इस यात्रा में इस यात्रा का समर्थन अगर मुख्यमंत्री जी ने किया तो ये स्वागत योग्य कदम है। भाई, मुख्यमंत्री जी अगर इस यात्रा को शंकराचार्य जी तो पिछले साल ही करना चाह रहे थे, तो शंकराचार्य जी को से मेरी इस विषय पे वार्ता जब हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जो है देव की जो पूजा हमारे यहाँ है वो हम 12 मास करते हैं। ठीक है, केदारनाथ में बर्फ पड़ता है तो उसकी हम 6 माह की पूजा वहां पर करते हैं, बाकी ऊखी मठ में आकर के करते हैं। अब बद्रीनाथ जी का हम जोशी मठ में कर लेते हैं। तो इस तरह से उनका एक संदेश था कि पूरे जो है 12 के 12 महीने ये यात्रा सुचारू चले। और मैं बद्री और केदार से ये प्रार्थना भी करूंगा कि ये यात्रा वाकई में जो है सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये कि साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि इस यात्रा से हमारे जो तीर्थों के पुरोहित हैं, जो हमारे जो है चार धाम रूट के जो हमारे होटलर व्यवसायी हैं, तमाम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जो 6 महीने काम करने के बाद 6 महीने बेरोजगार हो जाते हैं, तो परम पूज्य संत आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो विजन है, यदि मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करना चाहते हैं तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की इस पहल का हम बहुत स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन जरूर करते हैं कि चार धाम में जो हमारे यात्री आए, क्योंकि ठंडा भी है, तो सुचारू रूप से जो है उनको औषधि का, उनके लिए जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। उनके लिए जो है ठंड का मौसम है, तो जो अलाव जलाए जाते हैं उसकी व्यवस्था धामों में जहां पर इस समय भगवान निवास कर रहे हैं उसके अगल बगल हो। निश्चित रूप में पहल सराहनीय है। और कहते हैं कि जाट मरावा तब समझो जब उसकी 13वीं हो जाए। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अगर इस पहल को अगर सुचारू रूप से कर ले, तो तब हम कहेंगे कि वाकई में मुख्यमंत्री जी ने जो है कई बार मुख्यमंत्री जी बहुत सारे बयान जो है सुर्खियां बटोरने के लिए भी देते हैं, लेकिन ये बद्री और केदार का काम है, गंगा और जमुना का काम है। तो निश्चित रूप में बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल का कांग्रेस तहे दिल से स्वागत करती है और मुख्यमंत्री जी से मांग करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आपने पैनल पर बैठकर तो पूरी तरीके से स्वागत किया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अगर स्टैंड की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ आस्था के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी ओर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जो सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, उससे भी बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे। हमारे साथ में संतोष त्रिवेदी जी अभी जुड़ चुके हैं, तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ धाम से। बहुत स्वागत सर आपका भी। संतोष जी, अब सवाल आपसे है कि देखिए इसे साल भर के लिए शुरू करने की बात हो रही है, क्योंकि आप वहां पर रहते हैं, आप उन चीजों को, वहां की स्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सर, इस फैसले को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्या ये बेहतर है, और क्या अभी अव्यवस्थाएं जो हैं उनको ठीक कर लिया जाए और बेहतर किया जाए, तब जाकर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए? क्या राय है आपकी इस पर? इस प्रकार का जो 6 माह का 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा का जो हमारे यहाँ पर विधान है, उस प्रकार से 6 महीने भगवान की जो पूजा होती है वो हम लोगों के द्वारा की जाती है। और आजकल वहाँ पे तमाम गंधर्व यक्ष तमाम उनके द्वारा उनकी पूजाएं वहाँ पे हो रही है। और ये शीतकाल यात्रा की जो बात हो रही है वो ऊखी मठ में होगी। और ये सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से आपने पहल की। हम तो पिछले साल से भी इस बारे में बात कर रहे थे कि जैसे ही डोली बाबा केदार की डोली नीचे आ जाए और उसी दिन चारधाम यात्रा, शीतकाल यात्रा प्रारंभ हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से,
और ये बहुत अच्छी पहल भी है, क्योंकि सरकार का वैसे शीतकाल यात्रा में लोग आते हैं, लेकिन सरकार का इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी व्यवस्था को बहुत बड़ी व्यवस्था बनती है सरकार के इन्वॉल्व, क्योंकि रोडें हैं, सड़कें हैं। आजकल जो ये जो केदारनाथ चारों धाम की जो यात्रा है, ये विश्व पटल पे है। बिल्कुल। ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड की नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो बद्रीनाथ का जो धाम है, वो जोशीमठ की उससे पूजा होती है। और आज बद्रीनाथ हमारे भारत वर्ष में चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है, और बड़ी महिमा भी है, और पूरे विश्व पटल पे है। और सरकार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि रोडें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। और लगभग हमारे यहाँ तो तुंगनाथ भी है। लगभग लोग पिछले साल यात्री आए थे, जब माननीय शंकराचार्य जी ने ये शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी थी, तो हमारे यहाँ 1.5 लाख यात्री आए भी थे। ये सारा रिकॉर्ड मंदिर समिति के पास है, और ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन इस प्रकार से ना हो, जिस प्रकार से चार धाम यात्रा मई जून में रही, वो गलतियां ना हो। बिल्कुल मीटिंगें हो, तमाम सारी चीजें, लेकिन मीटिंग तक सीमित रहे, घोषणा तक सीमित न रहे। ये चीजें पटल पे उतारे, इस चीज का तब हम ज्यादा स्वागत करेंगे कि पटल पे उतर जाए, यात्रा चले, क्योंकि रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, एक हमने देखा कि सीएम साहब ने 10% वो किया था कि GNBN 10% हम वो करेंगे, छोड़ देंगे 10%। लेकिन हमारा आग्रह रहेगा कि यहाँ के लोग 30% छूट दें। अगर GNBN वाले 10% छूट देते हैं शीतकाल यात्रियों के लिए, तो मैं यहाँ सारे व्यवसाय से, तमाम होटल व्यवसायी जितने भी यहाँ हैं, उनसे मैं जो भी शीतकाल यात्रा में देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों से, मेरा भी यहाँ के एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं भी सभी लोग यात्रियों को बताना चाहूंगा कि अगर GNBN में 10% छूट रहेगी, तो हमारे लोगों की तरफ से यहाँ स्थानीय जो होटल व्यवसायी, ढाबे, तमाम जो भी यहाँ पे व्यवसाय है, हम लोग 30 से 40% इसमें जो है छोड़ देंगे, और एक अच्छा, एक बिल्कुल एक घर के मेहमान के जैसे इस यात्रियों का स्वागत करेंगे और सेवा करेंगे। और पुनः सरकार का और धामी जी का इस पहल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत तब ज्यादा योग्य होगा कि जिस प्रकार से उठाया है, तो इस प्रकार से यात्रा चलनी चाहिए, और ध्यान पूर्वक। ठीक है। कहाँ कहाँ हमारा तीर्थ है, देव प्रयाग से लेकर हो, चाहे रुद्रप्रयाग से लेकर हो, तमाम देवताओं की श्रृंखला और तीर्थ की श्रृंखला बनती जाती है। जब ऋषिकेश से यात्री चलता है, तो तमाम श्रृंखला में जितने भी हमारे तीर्थ है, सभी तीर्थों की जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, और इस पे मई जून की तरह पहल न हो। बड़ी खराब यात्रा रही जो मई जून की रही, उसमें यहाँ की चुनाव का तो एक बड़ा विपक्ष ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। तो इस प्रकार का ना हो कि खाली बोले और होना। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और विस्तार से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और भी मेहमान हमारे साथ में बने हुए उनके साथ में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चार धाम की शीतकालीन यात्रा को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, और मेहमान हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मीनाक्षी जी, क्या राय है शीतकालीन यात्रा को लेकर? खुद शंकराचार्य जी की ओर से भी कहा गया कि वो खुद भी आएंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस कदम को सरकार की आप किस नजर से देख पा रही हैं? क्या ये बिल्कुल ठीक है, और क्या उसके लिए तैयार प्रशासन नजर आ रहा है? स्थानीय सरकार तैयार दिखाई दे रही है आपको? अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गरिमा जी, जो स्टेटमेंट मैं देने वाली हूँ, हो सकता है कि यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता मुझे सनातन विरोधी करार दे दें, लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगी उसके बावजूद भी कि अगर उत्तराखंड एक देवभूमि है, बेशक यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, इस बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि उत्तराखंड जो है वो पर्यावरण के आधार पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं। असमय हम देखते हैं बारिश जो है वो कम होती जा रही है और बाढ़ बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो चार धाम यात्रा में किस तरह की अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ पे जो वायु पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो बढ़ रहा है। जिस तरह से वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, उसके जिस तरह हेलीकॉप्टर यहाँ पे चल रहे हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे बढ़ रहा है। और इस तरह के कई कई प्रकार की चुनौतियां जो हैं पहाड़ आज की तारीख में देख रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि पहाड़ में जिस प्रकार से चार धाम यात्रा के नाम पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा है, क्योंकि गरिमा जी ये सोचने वाली बात है कि जो पहाड़ हैं, जो सेंसिटिव एरिया है जहां पर केदारनाथ बाबा हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में आता है। और वहां पे जिस प्रकार से लगातार अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, अनियमित जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका पर्यावरण पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव उस पे पड़ रहा है। हमारा ये मानना है कि यदि पर्यटन को बढ़ावा देना है तो धार्मिक यात्राओं को धार्मिक पर्यटन की तरह ही रहने दें। जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से रिजॉर्ट और ये संस्कृति बढ़ी है, रिजॉर्ट एंड होटल संस्कृति जो बढ़ी है, इससे धार्मिक जो इसका स्वरूप था वो एक्चुअली में बिगड़ रहा है। और यही क्योंकि अभी अगर आप शंकराचार्य जी की बात सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि किसी को आने से रोकना नहीं चाहिए, कि यदि शीतकालीन यात्रा में कोई आता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने इसको किस तरह से लिया? सरकार ने इसको इस तरह, हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे और फिर से वही स्थिति जो चार धाम यात्रा के दौरान होती है। हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे कितनी अनियमितताएं जो है लास्ट टाइम में हुई थी, और इसी प्रकार से ये सरकार जो है ये इसको मैनेज करने में फेल है। ये सरकार इन यात्राओं को मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन इनका तो सिर्फ स्टेटमेंट देना है, इनको तो सिर्फ ये स्टेटमेंट देना है कि आप आइए और यात्रा करिए, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पर्यावरण से। क्योंकि आप कभी भी देखना कि पर्यावरण तो वैसे भी कभी भी चुनावी मुद्दा इन लोगों का रहा ही नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में हमें हिमालयों को भी बचाना है, हमें नदियों को भी बचाना है, हमें वहां का जो हमारा जो संतुलन है, भौगोलिक संतुलन है, उसको भी बचाना है। तो मुझे लगता है ये सारे जिम्मेदारी भी सरकार की है और इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के आगे की रणनीति बननी चाहिए। बहुत ही दुखद है कि उत्तराखंड जैसा एक जो कि संसाधनों से प्रचुर एक हमारा राज्य है, जो कि जहां पे आप देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो प्रचुर मात्रा में है। तो मेरा ये मानना है कि अगर राजस्व कमाने के लिए पर्यटन को ही बढ़ावा देना है तो उत्तराखंड के अन्य जगहों को डेवलप कीजिए पर्यटन के तौर पे। यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। हमारे लिए आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार सिर्फ इससे आगे सोच ही नहीं पा रही है। आज 24 वर्ष हमारे इस राज्य को बने हुए हो गए, लेकिन आज भी देखिए कि उत्तराखंड का अपना कोई ब्रांड नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में नीचे से दूध, दही और सब्जियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। हम लोग ऐसा क्यों नहीं वहां विकसित कर पाए कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारी दूध दही एक ब्रांड बनकर आए, वहां से जो हमारी खेती है, सब्जी है, वो सारी चीजें एक ब्रांड बन के नीचे की तरफ आए। हमारे यहाँ पे जिस तरह से धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, कुंभ लगता है, उसमें आप देखो कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है या उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने आप उन बाजारों में देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम उन बाजारों में भी निकल जाएं तो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाले कोई प्रोडक्ट हमें उस जगह पे नजर नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार है सिर्फ कारोबारियों का हित जो है वो ध्यान में ना रख के वहां के स्थानीय लोगों का भी ध्यान दे। और लगातार हम लोग जिस तरह से आपदाओं से हम लोग जूझ रहे हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रख के आने वाली यात्राओं के बारे में डिसाइड करें। बिल्कुल, साफ तौर पर कई सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आपने सबकी बात को सुन लिया होगा। संतोष की ओर से बड़ी अच्छी बातें कही। क्या राय है, अगर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होती है, क्या अव्यवस्थाएं यहाँ पर भी समस्या बनकर सामने आने वाली हैं, और सरकार के इस कदम को सबसे पहले किस तरह से देखा जाना चाहिए? और दूसरा, कांग्रेस से प्रमोद कपरवान जी आज पैनल में बैठे हैं, इन्होंने बहुत स्वागत किया उन सरकार के इस कदम का, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी तो इतनी अव्यवस्थाओं के चलते यात्रा संपन्न हुई, इस बार तो श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो गई है, तो फिर शीतकालीन यात्रा के बारे में सरकार सोच कैसे सकती है? और सिर्फ ये सोच ही रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, ये पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं। कुलदीप जी।
अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हाँ, नमस्कार। हाँ, मैं अभी वास्तव में सभी लोग जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुन रहा था, और खासकर जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उनके प्रवक्ता प्रमोद कपरवान जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि पहली बार बिल्कुल, मैं किसी और तरह के जवाब की उम्मीद कर रही थी। एक्टिव रहे हैं। देखिए कि एक राज्य के डेवलपमेंट के लिए विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उसका सिर्फ कुरेदना ही मकसद नहीं होना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा होना चाहिए, और इतना विवेक हमें होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्योंकि हमें भी ये समझ में नहीं आ पाता है कि विपक्ष कई बार ऐसे सवाल करता है कि वो खुद को कटघरे में खड़ा कर लेता है। खैर, गरिमा, पहले तो मैं जो आपने कहा कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली कुलदीप जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बोलिए। जी, तो गरिमा, मैं उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली से आता हूँ, और राज्य गठन से पहले चमोली रुद्रप्रयाग जो जनपद था वो चमोली का ही हिस्सा था। यानी कि केदारनाथ धाम जहाँ स्थित है वो चमोली जिले में ही आता था। राज्य बनने के समय वो ये उससे कुछ वर्ष पहले रुद्रप्रयाग जनपद अलग हुआ। ठीक, तो जो उत्तराखंड की और देश की जो बड़ी यात्राओं में जो बड़े एक तरीके से धाम हैं, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम, और देश के 4 धामों में बद्री विशाल धाम, जो देश के धामों में, और उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार तो हैं ही हमारे पास। ठीक, ये यात्राएं कभी, शीतकाल की यात्राएं कभी बंद हुई ही नहीं। पहला करेक्शन तो ये है, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, जहां शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी हो जाती है। ठीक है, और ये एक धार्मिक व्यवस्था है कि उनकी शीतकालीन गद्दी जो है वो मैदानी, थोड़ा सा मतलब कम शीत क्षेत्रों में है, जो है स्थापित है। और ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों से है जी। जैसे भगवान बद्री विशाल के जब कपाट बंद होते हैं तो उनकी जो चल विग्रह डोली है वो पांडुकेश्वर जोशीमठ आ जाती है, वहां से 40-50 किलोमीटर नीचे। ठीक है, वैसे ही भगवान केदारनाथ की जो डोली है तो बाबा ध्यान में चले जाते हैं, उनकी डोली ऊखीमठ आ जाती है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही है, और ओंकारेश्वर मंदिर में उनकी पूजा होती है। वैसे ही माँ गंगा की वहां मुखोवा में चली जाती है, और माँ यमुना की खरसाली में, और वहां उनकी नियमित पूजा होती है। ये कोई अलग व्यवस्था नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है, और इन जगहों पर जाकर के भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग चमोली के रहने वाले हैं, तो हमें जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो बद्रीनाथ चले जाते हैं, और अभी सर्दियों का मौसम है और हमें अगर बाबा के दर्शन, बद्री विशाल के दर्शन करने हैं तो हम पांडुकेश्वर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार अब इस यात्रा को पुनर्व्यवस्थित कर रही है। ये एक अच्छा कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने ये एक इसमें प्रयास किया है कि इस यात्रा को पुनर्व्यवस्थित करने। ठीक है, क्योंकि सरकार धार्मिक कार्यों में तो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन उस व्यवस्था को बनाने में उसकी भूमिका जरूर होती है। ठीक, दूसरी चीज, हमारे भारत के इतिहास में भी और भारत की जो धार्मिक आस्थाएं रही हैं, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था में भारत के मंदिरों की धार्मिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा योगदान रहा है। या मैं यूं कहूं कि भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था रही है वो हमारे भारत के मंदिरों के आसपास ही रही है। पहले भारत में तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां वगैरह नहीं थी, ना ही अंबानी थे, ना ही अडानी थे, लेकिन फिर भी भारत सोने की चिड़िया था ना। वो इसीलिए था क्योंकि हमारे भारत के मंदिर जो थे उन्हीं के आसपास हमारी अर्थव्यवस्थाएं घुमा करती। ठीक, और अगर तीर्थाटन को एक नए सिरे से सरकार अगर इसमें कार्य कर रही है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक चिंताजनक बात यहाँ पर यह भी है, क्योंकि हमने अभी 3 माह पहले देखा है कि बरसात के समय में उत्तराखंड में जिस प्रकार की आपदाएं रही, बरसात से आपदाएं रही, क्लाउड बर्स्ट हुआ, सड़कें बंद हो गई, तमाम सारी चीजें हुई। उस प्रकार की जब घटनाएं हमने देखी हो तो जन में जरूर एक चिंता की जागती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि शीतकाल में जब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी होती है और ऐसे में अगर कहीं
कुछ घटना घट गई तो उसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शीतकाल में व्यवस्थाएं थोड़ा सा प्रभावित तो होती है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर हिमालयी क्षेत्रों में खासकर ठंड के मौसम में, और खासकर अभी यहाँ पर उत्तराखंड में जब देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा कि अगर कोई यात्री आता है और उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो वो व्यवस्था वहां बनी रहे। ठीक है, ये एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत है। ये उत्तराखंड के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए एक अच्छी शुरुआत है, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन सवाल यही है जो पुराने अनुभवों से जाग रहा है कि हाँ, व्यवस्थाओं को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के सरकार सुनिश्चित कर ले, जिम्मेवारी सुनिश्चित करे, अकाउंटेबिलिटी तय करे। कहीं ऐसा ना हो कि जो घटना हमने अभी यात्रा के दौरान देखा था वो उस तरह की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये जरूर इस चीज के लेकर के सवाल जरूर खड़े हो। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। संतोष त्रिवेदी जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम से हमारे साथ में लगातार बने हुए। संतोष जी, बड़ी अच्छी बातें कुलदीप जी ने कही कि असल में कुछ जगहों की गद्दी कभी बंद नहीं होती थी, उसके लिए एक अलग व्यवधान जो है, एक अलग व्यवस्था जो है वो वहां पर नजर आती है। लेकिन बड़ी बात यह कि अब जो नया कदम बढ़ाया जा रहा है, इस कदम के लिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सलाह दें सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है ताकि जो भी श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के लिए पहुंचेंगे इनको कोई दिक्कत ना हो। क्या कुछ और ज्यादा उसमें ऐड ऑन करी जा सकती हैं चीजें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम प्रचार प्रसार पे बहुत ध्यान सरकार से ये तीर्थ हमारे तीर्थ है, उनका नाम तीर्थाटन होना चाहिए, पर्यटन नहीं। सबसे पहले तो इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि चार धाम यात्रा एक सभी जगह तीर्थ यात्री आते हैं तो तीर्थाटन होना चाहिए, पर्यटन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से हमारे, क्योंकि शीतकाल यात्रा में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आने वाली है और समस्याएं पैदा करेंगे। क्योंकि जो अंग्रेजी नाम का जो नया साल आएगा उसमें बहुत सारे हुड़दंगी तमाम सारे लोग हैं। फिर शीतकाल यात्रा भी सरकार अपने उससे प्रारंभ करने जा रही है। तो हम अगर तीर्थाटन के बजाय, पर्यटन के बजाय अगर तीर्थाटन इस यात्रा का नाम ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। नहीं तो मई जून में भी हमने देखा कि जब चार धाम यात्रा चलती है तो उस समय भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो कि हमको बदनामी का सामना करना पड़ता। तो इस प्रकार से कोई भी चीजें न हो और इस यात्रा को इस प्रकार से चलाया जाए कि आने जो मई जून की यात्रा हो वो यात्रा प्रभावित न हो। बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी सड़कें अच्छी हो, जगह जगह बाथरूम की व्यवस्था हो, तमाम सर पानी पीने का पानी हो, और तमाम जो भी और जो हमारे वो है क्या बोलते हैं, वो है क्या बोलते हैं वो, और बेहतर चीजों को किया जा सकता है ताकि होम स्टे हमारे जो होम स्टे बने हुए सरकार के तरफ से यहाँ, तो उनको ज्यादातर वो दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। ज्यादातर जो भी शीतकाल यात्रा जितनी भी है वो है सारे होम स्टे, सरकार GNBN के बजाय होम स्टे पे जोर दे तो लोगों का एक रोजगार भी जुड़ा रहेगा और तमाम सारी सड़कें वगैरह उन पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाली जो मई जून की यात्रा है वो भी सुचारू रूप से चले। बिल्कुल, साफ तौर पर इसमें भी सही तरीके से यात्रा चले। काफी अच्छे सुझाव हम कह सकते हैं सरकार को जरूर दिए गए हैं आपकी ओर से। प्रभा बंदूनी जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शीतकालीन यात्रा को लेकर धामी सरकार की बैठकों की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर किस हद तक काम आगे बढ़ चुका है और कितनी तेजी के साथ में सरकार ये करने वाली है, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास में? प्रभा जी, क्या लग रहा है ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगी? क्योंकि अभी शंकराचार्य जी ने भी कह दिया है कि हम खुद आएंगे।
जी गरिमा जी, तो मैं तो पहले ही आपको कहा है कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और अभी इस चर्चा में भी मैं कहूंगी कुलदीप जी ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उनकी जो बातें थी ये बहुत ही सटीक है। जैसे उन्होंने कहा है कि पुराने समय से भी जो हमारे धार्मिक स्थल रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष है ये, तो हम कहेंगे कि हमारे मठों की, हमारे तीर्थ स्थलों की नगरी रही है। अगर सनातन संस्कृति का विस्तार मैं कहूंगी भारतवर्ष में नहीं होगा तो फिर हम उसे कहाँ करेंगे। तो एक बहुत ही ये तो सोचना पड़ेगा कि आर्थिक आधार भी ये निश्चित रूप से है हमारी, तो इसी के लिए। लेकिन अगर विकास और विरासत की बात भी हम देखें तो अब 21वीं सदी ये चल रही है, तो हमें दोनों को पैरेलल तो ले जाना पड़ेगा। केवल हम एक साथ हम ये कह सकते हैं अगर विकास को ले गए विरासत को ना बचाएं वो भी गलत है। तो हमारी जो धामी सरकार है, हम तो विकास और विरासत की बातें दोनों को ही साथ लेके चल रहे हैं। चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, वहां पर जो आखिरी गांव है उसको हमने या पहले गांव का नाम दे दिया, जो हमारा माना गांव है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर उन्होंने आवाहन इस चीज का किया है। तो और अगर इतिहास में देखा जाए, जो हमारे ये नहीं, हमारे चार धाम तो पहले से ही विख्यात हैं, लेकिन जो इतनी चार धामों को प्रसिद्धि मिली है जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ की यात्रा वो 7 बार खुद कर चुके हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि यहाँ वो बात कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो इनके केंद्रीय नेतृत्व जब थे तो वहां पर भी वो सनातन का ऐसे प्रचार प्रसार करे तो और अच्छा होगा। वहां पर इस बात को कहने से झिझके ना कि हम सनातनी है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, मंदिरों में जाना, उनके श्रद्धालुओं की वहां पे संख्या बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी ये बनता है कि वहां पे अधिक से अधिक श्रद्धालु आए और उनका प्रचार प्रसार करें। दूसरा, विरासत के लिए भी हम कहेंगे हमारी सरकार काम कर रही है। और जो हमारे तीर्थ पुरोहित है उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा है कि तीर्थाटन के लिए इसको वैसे ही प्रचार होना चाहिए कि हाँ ये तीर्थ नगरी है। क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पे जो लोग आते हैं, जब हम प्रचार करें तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमें ये दिखाना है कि ये हमारे जो धाम है इनका क्या स्वरूप है और धार्मिक दृष्टि से इनका कितना महत्व है। तो जब हम उस चीज का प्रचार प्रसार करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है हम सब की, कि हम अपने बच्चों को ये सब सिखाएं और आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनको इन सब के महत्व के बारे में उनको पता होना चाहिए। और जहां तक रही हमारी सरकार की बात, हम संकल्पित है इस बात के लिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने संवेदनशील है, उन्होंने खुद भी कहा है कि वो स्वयं भी हर तीर्थ की यात्रा भी करेंगे और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी वो भी हर तीर्थ स्थल पर जाएंगे। तो जब वो वहां पर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर आवाजाही बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों का जो हमारे श्रद्धालु आएंगे तीर्थाटन के लिए भी, हम कह रहे हैं आगे बढ़ रहा है हमारा उत्तराखंड। तो मैं तो कहूंगी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हमारी अपनी विकास की योजनाएं हो, चाहे वो हमारे डेस्टिनेशन सेंटर हो, विंटर गेम्स हो, आप औली को ले लीजिए, आप ऋषिकेश को ले लीजिए। तो यहाँ तो हम कहेंगे कि पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, तो हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम तो सभी से यही निवेदन करेंगे कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए और इसको सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जितना हम अपना सहयोग इसमें कर सकेंगे वो हम सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सब उत्तराखंड के वासी हैं। ठीक है। प्रमोद जी का रुख कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। प्रमोद जी, सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, फिर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ तारीफ भी कर दी, आपने, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अचंभा लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी कुलदीप जी ने भी कही कि मादा होना चाहिए सच को सच कहने का। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ विरोधी करना है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या सरकार की जो आपने ये बात कही कि ये सिर्फ बात कर रहे हैं, ये इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो क्यों आखिर इस बात पर आपको सवालिया निशान है कि इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि सरकार तो कह रही है कि हम तो बिल्कुल प्रायोरिटी में रखकर इस और कदम बढ़ा चुके हैं। गरिमा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरिमा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये अपने को सनातनी बोलते हैं। ये अपने भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली पे इसलिए हमें शक होता है कि अपने को ये सनातनी बोलते हैं, गाय के नाम पर सरकार बनाते हैं और गाय काटने वालों से 2,500 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं, इसलिए इन पे शक होता है। मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरी छोटी बहन बड़ी सनातन पे जो है बड़े लंबी चौड़े भाषण प्रवचन कर रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सनातन के बारे में जानते क्या है, ये फर्जी सनातनी है, ये सनातन के बारे में क्या जानते हैं? असली सनातनी आप है जो वक्फ बोर्ड को आपकी सरकार आएगी। देखिए अभी चर्चा कौन सनातनी है कौन नहीं, इस पर हम थोड़ी कर रहे हैं। देखिए अभी राजनीति, अब यहाँ पर राजनीति आ गई ना। अभी कितनी अच्छी आप लोग चर्चा कर रहे थे, 4 धाम पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस यात्रा को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, और अब आप लोग एक दूसरे को सनातनी कौन है कौन नहीं ये साबित करने पर चर्चा को लेकर आ गए। प्रमोद जी थोड़ा सा ध्यान रखिए कम से कम। देखिए यहाँ पर ये साबित नहीं करना है कि कौन सनातनी है, वो आपका धर्म है सर। यहाँ ये साबित करने की जरूरत नहीं है, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं,
कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इस चीज को साबित करने की। चर्चा चार धाम पर है, उस पर रखिए प्लीज प्लीज। प्रभा जी प्लीज। आप लोग क्यों उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? प्रभा जी शांत हो जाइए, वो बोल रहे हैं। प्रभा जी शांत हो जाइए। और प्रमोद जी प्लीज आप भी थोड़ा सा ध्यान में रहकर बोलिए। आपको केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही चलिए हो गया। प्रभा जी आपको जो दोहरी राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति, प्रभा जी हो गया, शांत हो जाइए। प्रभा जी बीच में नहीं बोलते, आप बोल रही थी, वो बीच में नहीं बोले थे। हाँ प्रमोद जी आप बोलिए। आपका जो दोहरा रवैया है, तो आप ये आप बताइए, हर जगह आप क्या कर रहे हैं? सनातन विरोधी आप लोग। प्रमोद जी आपको आवाज मिल रही है क्या? प्रमोद जी आपको आवाज मिल रही है? सर आपको आवाज मिल रही है? सर प्लीज शांत हो जाइए। पहले तो आप लोग आपस में क्यों चर्चा करने लग जाते हैं? एक अच्छे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वहां पर भी राजनीति जरूरी है। और प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए। प्रभा जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है? प्रभा जी मैं कब से कह रही हूँ शांत हो जाइए प्लीज। ये फिर मुझे मत बुलाया करो, ये तो इनको चुप कराइए। सर प्लीज सर, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप बता रहे हैं कि वो सनातनी नहीं है, हम सनातनी है। ये नहीं, ये यहाँ पर ये साबित नहीं करना है। प्रभा जी मैडम शांत रहिएगा प्लीज। करते हो गए। हाँ सर, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर बोलिए ना। ये साबित मत कीजिए कि कौन सनातनी है कौन नहीं। प्लीज चर्चा पर आइए, वक्त बहुत कम है, क्लोजिंग का वक्त है। सर जल्दी बोलिए। इनको सुनना भी आना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये गंगा का प्रदेश है, जमुना का प्रदेश है, बद्री और केदार का प्रदेश है। हमें तो इसको सिर्फ संरक्षित करना है। हमें प्रकृति ने हम पे इस प्रकृति की बड़ी असीम कृपा है। उत्तराखंड देश ही नहीं दुनिया का अद्भुत प्रदेश है। इसकी गरिमा को बनाकर रखने का काम उत्तराखंड के लोगों का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पैनल में बहुत सारे जो है वरिष्ठ लोग, अभी मैं अपनी बहन गिल्डाल को सुन रहा था, उनकी जो चिंता है वो भी जायज है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश को बचाने के लिए इस प्रदेश में पर्यटन के बजाय इसको तीर्थाटन की ओर ज्यादा ले जाया जाए। तीर्थाटन ये तीर्थ ही है, ये प्रदेश तीर्थाटन का ही प्रदेश है। बिल्कुल, हम भी उसे देवभूमि कहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो पहल है, उस पे जो है मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो निश्चित रूप में स्वागत योग्य कदम है। ठीक है सर। अब अगर आप इसमें सनातन ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटते हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया कुलदीप जी की, जल्दी से, वक्त बहुत कम है। कुलदीप जी थोड़ा कम शब्दों में। कुलदीप जी, राजनीति आई जाती है, राजनीतिक दल है, अभी देखिए कौन सनातनी है कौन नहीं, इस पर चर्चा चली गई थी। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, क्या लग रहा है इस ओर सफलतापूर्वक पूरा तरीके से जो उनकी मंशा है शीतकालीन यात्रा को भी शुरू करने की, वो पूरी हो जाएगी क्या? और क्या उस ओर वाकई उनका जो ध्यान है वो नजर आ रहा है आपको? देखिए गरिमा, ये जो विषय है ये मात्र राजनीति का विषय नहीं है। कोई सरकार ने कोई व्यवस्था शुरू की है ये विषय है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ, उत्तराखंड की जो पुरातन परंपरा है तीर्थाटन की, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, निसंदेह हम भी सरकार के कई विषयों पर सवाल खड़े करते हैं और ये हमारा अधिकार भी है कि हम सवाल खड़े करें। लेकिन जब राज्य की व्यवस्थाओं पर बात आती है तो हमें यह समझना होगा कि हमारी राजनीति से कहीं ऐसा संदेश न चला जाए जो राज्य की व्यवस्थाओं को खराब करता हो। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं और हजारों लोग, लाखों लोग टीवी देख रहे होते हैं और उनके मन में ये शंका पैदा होती है कि अरे उत्तराखंड में तो ये हो गया है, कैसे जाएं? ठीक है, नुकसान किसका होगा? उत्तराखंड का। ठीक, अगर कोई तीर्थयात्री आता है और वो उत्तराखंड के किसी होम स्टे में रुकता है या किसी होटल में रुकता है, अब वो होटल, उसके बाहर तो नहीं लिखा होगा ना कि ये भाजपा कार्यकर्ता का होटल है, यूकेडी के कार्यकर्ता का होटल है या कांग्रेस के कार्यकर्ता का होटल। ठीक है, वो तो होटल है एक स्थायी, तो लाभ किसको होगा? उत्तराखंड को होगा, रेवेन्यू उत्तराखंड को मिलेगा। ठीक है ना, व्यवस्थाएं। दूसरी चीज, मैं ये कपरवान जी की बात से भी मैं सहमत हूं, तीर्थाटन और पर्यटन, इसको हमें पृथक करके देखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो सारा घालमेल हो रहा है, जो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, वो इसी वजह से बिगड़ रही हैं कि हमने अपने तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल बना दिया है। ठीक है ना, तो हमें अपने तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल नहीं बनने देना। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर। और देखिए वो चीजें ध्यान में रखनी है, तभी वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और जो तीर्थ स्थल हैं उनकी एक अलग सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को ना लांघा जाए, ये भी ध्यान में रखना होगा और ये सुनिश्चित सरकार कराए तो बेहतर होगा।
बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि में चारधाम यात्रा को एक तरफ साल भर के लिए करने की तैयारी की जा रही है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष है जो सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम पूरी तन्मयता के साथ इस काम की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और जल्द ही शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो जाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।